फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 4 लेक्चर 10 इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो अपन पढ़ रहे थे कैनाल के बारे में, कैनाल इट्स रेगुलेशन। तो हम पहले रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। कैनाल के बारे में हम पढ़ चुके थे डिटेल में, अब हम पढ़ते हैं कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। तो कैनाल रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? कैनाल रेगुलेशन जैसे हमने पढ़ा था रिवर के अंदर, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कौन से थे? जो रिवर की शेप, स्लोप, इन सब चीज़ों को मेंटेन रख रहे थे। उनको मेंटेन करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे उन्हें क्या बोल रहे थे हम? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। ऐसे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ऐसे हम बात करें कैनाल की। तो कैनाल के अंदर हम बना चुके हैं कैनाल को, तो उस कैनाल की शेप को बनाए रखने के लिए, स्लोप को बनाए रखने के लिए, उसके अंदर जो भी हमारी वेलोसिटी हिस्सा उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वाटर के फ्लो को, उसके लिए जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। कैनाल रेगुलेशन वर्क्स बोलते हैं। तो उसमें हमारे काफी सारे हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कैनाल रेगुलेटर के बारे में। कैनाल रेगुलेटर क्या होता है? आप पढ़ चुके हैं इस टर्म को पहले भी। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? कैनाल रेगुलेटर। कैनाल रेगुलेटर। तो पहले हम देखते हैं कैनाल रेगुलेटर के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी रिवर इस तरह से निकलती थी, लास्ट मिनट में हमने देखा था। उस रिवर में से क्या निकल रही है? कैनाल। और उस कैनाल को हम क्या बोलेंगे? मेन कैनाल या पेरेंट कैनाल। मेन कैनाल या पेरेंट कैनाल, क्योंकि ये पहली कैनाल है जिसको कहां से निकाला गया है? रिवर से। बाकी की कैनाल को हम इस कैनाल में से निकालेंगे। इसमें से हमने एक कैनाल निकाल दी, ये कहलाएगी ब्रांच कैनाल। उसमें से एक और निकाल दी, माइनर कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, वाटर कोर्स। ये छोटे छोटे इसमें से निकलते चले जाएंगे। लेकिन जो मेन जो निकली है हमारी, वो कौन सी है हमारी? ये कैनाल जो रिवर से निकली है, इसको क्या बोलेंगे हम? मेन कैनाल या पेरेंट कैनाल। बात क्लियर है? तो ये होती है हमारी मेन कैनाल या पेरेंट कैनाल। और अब हमने क्या किया, तो यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर बना था, जिसे हम क्या बोलते थे? DHW बोलते थे। ये जो स्ट्रक्चर बना था इसे हम क्या बोलते थे? DHW। इसको हम बोलते थे DHW, डायवर्जन हेड वर्क्स बोलते थे। इसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं कंप्लीटली। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं हम? इस मेन कैनाल में से मान लीजिए ये जयपुर था, ये अलवर है। तो जयपुर से हम अलवर को कनेक्ट किया है कैनाल के थ्रू। तो ये कैनाल कौन सी? हमारी मेन कैनाल है। और इस कैनाल में से यहां अलवर में सिटी तक आ चुकी है कैनाल, लेकिन हमें क्या है? यहां से राजगढ़ लेकर के जानी है। पानी को कहां पे लेके जाना है? राजगढ़। तो हम क्या करेंगे? इस कैनाल को मोड़ेंगे क्या? अगर मान लो इस कैनाल को ही मोड़ दिया हमने राजगढ़ तक, अब हमें बहरोड भी पानी चाहिए, तो क्या वहां से यूं मोड़ के लाएंगे? ऐसे ही करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं? इसी कैनाल में से हम और कैनाल्स को निकालेंगे। तो हमने इस कैनाल में से एक कैनाल को निकाल दिया। इस कैनाल को क्या बोलेंगे हम? ऑफ टेकिंग कैनाल। तो ये जो हमारी कैनाल निकली है, ये कौन सी है? ऑफ टेकिंग कैनाल। जो किसमें से निकली है? हमारी मेन या पेरेंट कैनाल में से। तो वही सेम स्ट्रक्चर जो हमने कहां बनाया था? यहां पर बनाया था जब हम रिवर में से कैनाल निकाल रहे थे। ऐसे हम कैनाल में से कैनाल निकाल रहे हैं। तो ऐसे तो करेंगे नहीं कि डायरेक्टली यहां पर हमने कैनाल बना दी, पानी अपने आप जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। यहां पर वही डिस्चार्ज मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? रेगुलेटर। कौन सा रेगुलेटर होगा देखेंगे अभी हम। तो यहां पर हमको रेगुलेटर बनाने होंगे, ठीक, जैसा कि हमने यहां पर बनाया था। और इस रेगुलेटर क्या बोलते थे हम? कैनाल हेड रेगुलेटर। अब यहां पर हमारे दो रेगुलेटर होते हैं। एक तो हमें यहां पर बनाना होगा, वही रेगुलेटर का मतलब गेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि कैनाल में हमने क्या लगा दिया? गेट लगा दिया। उस गेट को अगर हम क्या कर रहे हैं? उठा दिया हमने अगर उस गेट को, तो पानी हमें कम चाहिए तो हम उसे कम उठाएंगे, ज्यादा पानी चाहिए तो हम उसको ज्यादा उठा देंगे, पानी का फ्लो ज्यादा होता रहेगा। तो वो होते हैं हमारे रेगुलेटर। अब बात करता हूं यहां पर जो हमारे रेगुलेटर होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है कौन सा? कैनाल हेड रेगुलेटर। और दूसरा कौन सा होता है हमारा? वो होता है क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर। तो अब आप देखिए, एक तो है हेड रेगुलेटर और दूसरा है क्रॉस रेगुलेटर। कौन सा रेगुलेटर क्रॉस रेगुलेटर कहलाएगा, कौन सा हेड रेगुलेटर कहलाएगा, इसके बारे में देखते हैं। सबको कंफ्यूजन रहती है, सब क्या कहेंगे? ये कौन सा रेगुलेटर है? ये तो है क्रॉस रेगुलेटर। और ये कौन सा है? हेड रेगुलेटर। बिल्कुल गलत है। देखो आपको कैसे याद रखना है भाई। देखो, आप रिवर से कैनाल निकाल रहे थे, तो कैनाल के हेड पर बना हुआ स्ट्रक्चर कहलाता था डायवर्जन हेड वर्क्स। और वहां पर आपको ध्यान हो, जो डायग्राम बनाया था मैंने, जो ऑफ टेकिंग कैनाल थी, मेन कैनाल, वहां पर रेगुलेटर क्या कहलाता था हमारा? कैनाल हेड रेगुलेटर।
ठीक है, कैनाल हेड रेगुलेटर कहलाता था। तो वो कहां पर बना रहे थे हम? कैनाल के हेड पर। कौन सी कैनाल के? जो कैनाल निकल रही है, ऑफ टेकिंग कैनाल। अब क्या यहां पर कौन सी कैनाल निकल रही है? ये तो मेन है और ये निकल रही है, तो इसके हेड पर बना जो हमारा रेगुलेटर है वो कौन सा होगा हमारा? कैनाल हेड रेगुलेटर। ये वाला कौन सा होगा? हेड रेगुलेटर। बात क्लियर है क्या नहीं? तो हेड रेगुलेटर हमेशा किस पर होगा? जो कैनाल निकल रही है उसके हेड पर बना हुआ रेगुलेटर क्या कहलाएगा? हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर। यहां पर ये निकल रही थी तो यहां पर जो डायवर्जन हेड वर्क्स पर जो रेगुलेटर था वो क्या कहलाता था? हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर। ऐसे ही यहां के हेड पर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा हेड रेगुलेटर। बात क्लियर है? अब ये दूसरा कौन सा होगा? तो जब वो हेड रेगुलेटर तो ये कौन सा होगा? हमारा क्रॉस रेगुलेटर। अब बात आती है कि ये हमारे हेड रेगुलेटर है, दूसरा क्रॉस रेगुलेटर है, तो इसका काम क्या है? भाई इसका काम तो हमें समझ में आ गया। इसका काम क्या था हमारा? कि हमें इस वाली कैनाल के अंदर पानी के फ्लो को मेंटेन रखना है। कम चाहिए तो हमने कम उठाया है, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा उठा दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, आपने इसके फ्लो को कंट्रोल कर लिया। और इसके फ्लो को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो यहां पर था रेगुलेटर वो कर रहा है। आपने ये गेट ही बंद कर दिया तो इसमें पानी नहीं आएगा, तो इसमें पानी कहां से आएगा? बात क्लियर है क्या नहीं? इसके फ्लो को भी कंट्रोल कर दिया, इसके फ्लो को भी कंट्रोल कर दिया। फिर आप ये क्यों बना रहे हो भाई? ये वाला क्रॉस रेगुलेटर क्यों बनाया हमने? क्रॉस रेगुलेटर देखो क्यों बनाया है। क्रॉस रेगुलेटर का काम केवल एक होता है, हेड अप द वाटर लेवल इन ऑफ टेकिंग कैनाल। ऑफ टेकिंग कैनाल का, ऑफ टेकिंग कैनाल में जो पानी है उसके लेवल को बढ़ाना, ये किसका काम होता है? हमारे इसका क्रॉस। मैंने आपको बताया था अगर आप इस वाले कैनाल में सीधे जा रही है पेरेंट कैनाल, इसमें से आपने एक क्या निकाल दी? ऑफ टेकिंग। तो ये जो कैनाल जा रही है बिल्कुल सीधी, इसमें अगर आपने इस तरह से कोई अवरोध उत्पन्न कर दिया, पानी जाकर के टकराएगा, उसका लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा तभी तो इसके अंदर जा पाएगा। अब इसके अंदर पानी क्या है? कम जा रहा है, लेकिन हमें पेरेंट कैनाल जो हमारी दूसरी कैनाल है ऑफ टेकिंग कैनाल, इसमें क्या है? पानी इस वाले में कम जा रहा है पानी, और ये हमारी दूसरी कैनाल निकल रही है, इसमें हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो सीधे जा रहा है इतनी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? इसमें पानी के लेवल को इस वाले में मेंटेन रखना है कांस्टेंट, तो इसके गेट को पूरे को बंद कर देंगे, सारा पानी किस में मुड़ जाएगा? हमारा ऑफ टेकिंग कैनाल के अंदर। कब मुड़ेगा? जब आप गेट लगाओगे तभी तो मुड़ेगा। तो ये इसका काम क्या होता है? हमारे कैनाल क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या होता है? जो हमारी ऑफ टेकिंग कैनाल है उसमें पानी के लेवल को बढ़ाना, बढ़ाने का, हेडअप करना, बढ़ाने का काम रहता है। और ये इस वाले रेगुलेटर का काम क्या है? जो पानी इसमें जा रहा है उसको रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब कम और ज़्यादा करना। अगर आपको कम चाहिए तो कम खोलेंगे गेट को, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा खोलेंगे। ये है हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर और ये है हमारा कैनाल क्रॉस रेगुलेटर। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की? अब हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ आपको। पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपको डायग्राम से ही सारी चीज़ों को माइंड में पिक्चर बनाने की आपके। ठीक है, आप डायग्राम से सारी चीज़ों को याद कर पाओगे, परसेप्ट, क्योंकि थ्योरी अगर अपन लिखने बैठे सब चीज़ों की पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, ना ही आपको याद हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं कि इसका मतलब ये होता था, इसका मतलब ये होता था। नोट्स आपको खुद को बनाने हैं, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे ही मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, आप उस डेफिनेशन को लिख लेंगे। और जो नहीं लिख पा रहे हैं या जिन्होंने किताब खरीदी उनके लिए बहुत बेस्ट है ही है। आप कैसे भी करें, आपको खुद से सेल्फ से करना है ये। बस आप चीज़ों को सुनेंगे क्या होती है और उस चीज़ को आप लिखते जाएंगे। तो हेड रेगुलेटर कौन सा होता है? ऑफ टेकिंग कैनाल के हेड पर बना रेगुलेटर क्या कहलाता है? हेड रेगुलेटर। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी के लेवल को कम ज़्यादा करना होता है। ठीक है, क्रॉस रेगुलेटर क्या है? मेन कैनाल या पेरेंट कैनाल पर ऑफ टेकिंग कैनाल की लोकेशन पे बनाया गया रेगुलेटर कौन सा कहलाता है? हमारा कैनाल क्रॉस रेगुलेटर कहलाता है। इसका काम ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी के फ्लो को मेंटेन करना। इसमें पानी के फ्लो को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये करता है, हेडअप करना, मेंटेन करना। तो ये हमारा पहला कैनाल रेगुलेशन वर्क्स था। कैनाल रेगुलेशन वर्क्स का मतलब क्या था? कैनाल में कैनाल की शेप, साइज, इन सबको और वेलोसिटी, डिस्चार्ज को मेंटेन रखना ही क्या कहलाता है? हमारा कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। अब बात करते हैं हम कैनाल रेगुलेटर की बात करते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है रेगुलेटर। तो पहला था हमारा कैनाल रेगुलेशन वर्क्स का, पहला कौन सा था हमारा? कैनाल रेगुलेटर। दूसरा आता है हमारा कैनाल फॉल्स। कैनाल फॉल्स से चलो पहले मैं आपको कैनाल एस्केप बता देता हूँ, जिससे कि ये डायग्राम को मैं मिटा सकूँ। कैनाल
एस्केप। क्या होता है कैनाल एस्केप? जो हमारी कैनाल है ऑफ टेकिंग कैनाल ये है, ठीक है, ये हमारी मेन या पेरेंट कैनाल है। तो इस वाली कैनाल से इस वाली कैनाल को जोड़ते हैं और एस्केप को हम इससे इसको भी जोड़ते हैं। यहाँ से इसको हमने रिवर्स से जोड़ दिया यूँ, ठीक है। दोनों तरह के बनते हैं ये। क्या होते हैं ये? वैसे बेसिकली मेन तो यही वाला होता है अपना, ये होता है। ये स्ट्रक्चर तो बहुत रेयर केसेस में मिलेगा आपको। तो कैनाल एस्केप क्या होता है? जब पानी का लेवल अपना मेन कैनाल में ज़्यादा हो गया है। किससे ज़्यादा हो गया है? हमने क्रॉस सेक्शन देखा था, ये है, ये इसका FSL था मान लीजिए, ये क्या है इसका FSL फ्री सरफेस लेवल। लेकिन पानी का लेवल इससे ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ से क्या है, कैनाल से पानी बाहर निकलने लगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि कैनाल से पानी बाहर निकले, तो कैनाल से पानी बाहर नहीं निकले उसके लिए क्या करें अपन कि इसी लेवल पर FSL लेवल पर अगर मैं एक चैनल बना दूं यूं साइड में, ये कैनाल जा रही है कैसे, इमेजिन करेंगे आप, ये कैनाल कैसे जा रही है। इस वाले डायग्राम मिटाता हूं मैं, देखो दोनों एक ही चीज है, एक चीज से आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप डायग्राम में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारी मेन कैनाल है जो जा रही है सीधे, पीछे हमारी क्या थी, रिवर थी, इमेजिन करेंगे। अब इसके अंदर जो पानी का लेवल है इतना था FSL, लेकिन इसमें पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और हम क्या चाहते हैं कि पानी बाहर न जाने पाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो कैनाल थी इस तरह से, इसके FSL से हमने एक चैनल बनाया यूं, ठीक है। जो इसका FSL है वो इस वाले कैनल का क्या रहेगा, बेड रहेगा, ठीक है, उसका बॉटम रहेगा। मतलब बॉटम है ये, कौन सी कैनाल, एक चैनल बनाया हमने, ये उस चैनल का बॉटम है। और उस चैनल को हमने किससे जोड़ दिया, रिवर से जोड़ दिया, यूं ढलान देते 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 रिवर से जोड़ दिया। तो समझ पा रहे हो आप, ये इसका FSL था, FSL से हमने क्या कर दिया, एक चैनल बना दिया और उसको जोड़ दिया रिवर से। अब क्या होगा, जैसे ही पानी का लेवल FSL से बढ़ा तो पूरा पूरा पानी किस में चला जाएगा, हमारे कैनल के, जो हमारी चैनल बनाया है उस चैनल के अंदर चला जाएगा। और उस चैनल के थ्रू किस में मिल जाएगा पानी, रिवर के अंदर मिल जाएगा। तो ये जो हमने चैनल बनाया है ये क्या कर रहा है, ये एक्सेस वाटर को, अतिरिक्त पानी को, ये एक्सेस वाटर को किस में भेज रहा है, रिवर में भेज रहा है। तो ये एक्सेस वाटर को रिवर में भेज रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को, इस चैनल को हम बोलते हैं कैनाल एस्केप। एस्केप वर्ड का मतलब ही होता है निकास, बाहर निकालना, मुक्त करना। तो कैनाल एस्केप क्या होता है, ये वो चैनल होता है जो कैनाल को किससे कनेक्ट करता है, रिवर से कनेक्ट करता है। और ये कैनाल के एक्सेस वाटर को किस में भेजता है, रिवर में भेजता है। और कई बार क्या होता है, ऑफ टेकिंग से अपन इसमें भी जोड़ते हैं, वो भी अपना एस्केप कहलाता है। वो क्या करता है, ऑफ टेकिंग से किस में जोड़ता है, मेन में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो जब हमने DSW बना दिया, डायवर्जन हेडवर्क्स बना दिया, तो उसका काम क्या है, इस मेन कैनाल के अंदर पानी को मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब कम ज़्यादा करना। जब ये बना हुआ है और इसमें आप पानी को कम ज़्यादा कर रहे हो, तो आप जब गेट को बंद कर दोगे तो पानी ज़्यादा आएगा ही नहीं। इससे ज़्यादा पानी कैसे चला गया, अरे भाई कैनाल जो है हमारी कोई छोटी सी थोड़ी है, इसका अपनी विड्थ भी है, इसका सरफेस एरिया भी है। हो सकता है पानी का लेवल आपने पहले से इसके अंदर पानी ज़्यादा भेज रखा है और बारिश हो गई या कोई गेट बंद नहीं हो पाया ढंग से, कोई प्रॉब्लम हो गई गेट के अंदर, भाई मिस्टेक भी हो सकती है मैकेनिकल, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम के कारण पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया है। तो ये जनरली हमेशा नहीं होता, प्रॉब्लमेटिक केस में होता है। या हो सकता है कि जितने पानी का हमने सोचा था कि इस कैनाल में से आज हम 20 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज भेज रहे हैं, इतना पानी चाहिए, लेकिन लोगों ने यूज ही नहीं किया, खेती नहीं करी, कल्टीवेशन नहीं, इतना पानी यूज ही नहीं किया किसी ने। 20 में से केवल 1-2 मीटर क्यूब पानी यूज किया है और आप भेजे जा रहे हो 20-20-20, उतना यूज नहीं हो रहा, जो लेवल मेंटेन रहता, तो लेवल बढ़ेगा ही ऑटोमेटिकली। उस वाले केसेस में काम आता है हमारा कैनाल एस्केप। हमेशा ये इस तरह से काम नहीं आता, ये बात क्लियर है। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं क्लियर अपने कैनाल रेगुलेशन वर्क्स के। पहला था कैनाल रेगुलेटर, जो 2 प्रकार के होते हैं, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर को बनाते हैं ऑफ टेकिंग कैनाल पे,
ये इसके अंदर पानी के फ्लो को रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा करता है। क्रॉस रेगुलेटर बनाते थे जस्ट आगे, ये क्या करता है, ये इसके अंदर पानी की डेप्थ को मेंटेन करता है, ठीक है, बनाए रखता है कि आपने कम किया है तो भी इतनी बनी रहे। सेकंड हमने पढ़ा था कैनाल एस्केप के बारे में, ये क्या होता है, ये वो चैनल होते हैं, ये डेफिनेशन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखते चले जाएंगे आप हमेशा। ये वो चैनल होते हैं जो क्या करते हैं, ये वो चैनल होते हैं जो मेन कैनाल को रिवर से कनेक्ट करते हैं और मेन कैनाल के अतिरिक्त पानी को रिवर में भेजते हैं, ये होते हैं हमारे कैनाल एस्केप। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वो क्या है, थर्ड जो हमारा वर्क्स है, वर्क्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो तीसरा हमारा कौन सा है, कैनाल फॉल्स। कैनाल फॉल्स, फॉल्स का मतलब झरने टाइप होता है। वैसे होता क्या कैनाल फॉल्स का मतलब, देखो आप, जब कभी भी जो हमारी नेचुरल ग्राउंड स्लोप है वो स्टीपर है, क्या है, स्टीपर। स्टीपर मतलब ज़्यादा तीखी है, किससे, हमारी डिज़ाइन स्लोप से। व्हेन नेचुरल ग्राउंड स्लोप is steeper than design slope। तब हम कौन से स्ट्रक्चर बनाने होंगे, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर बनाने होंगे उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैनाल फॉल्स। तो कैनाल फॉल्स क्या है, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहां पर बनाया जाता है, ऐसी लोकेशन पर बनाया जाता है जहां पर नेचुरल ग्राउंड स्लोप डिजाइन स्लोप से स्टीपर होती है। तो जब नेचुरल ग्राउंड स्लोप डिजाइन स्लोप से स्टीपर होती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कैनाल फॉल्स। अभी तक हमको समझ ही नहीं आया क्या होते हैं, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से समझ में भी नहीं आएंगी चीज़ें, डेफिनेशन चाहे अपन कितनी लिख लें समझ में नहीं आएगा। अब आपको डायग्राम समझाता हूँ तब समझ पाओगे आप। मान लीजिए आपकी जो स्लोप थी डिजाइन स्लोप कैनाल की वो थी ये, ठीक, 1n, मान लीजिए ये है 1000, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपका ग्राउंड लेवल है वो कैसा है, वो है ये। अब पहली बात तो ये है 1 in 500। तो पहली बात मुझे बताओ इन दोनों में से स्टीपर कौन सा है, ये है 1, ये है 2, ये है नेचुरल ग्राउंड लेवल और ये है डिजाइंड स्लोप 1 and 2। इन दोनों में से भाई स्टीपर कौन सा है, आपको दिख रहा होगा कौन सा स्टीपर, आपको समझ में नहीं आए कौन सा स्टीपर है ना, तो आपको इसे समझ में आ रहा। देखो ये बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं जीरो से ही बताऊंगा, जिससे आपको छोटी छोटी समस्याएं नहीं आए। कभी कई बार क्या है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम ही स्टक करती रहती है माइंड में, हमें क्लियर ही नहीं हो पाता वो कॉन्सेप्ट आगे तक। इनको समझेंगे अपन। 1 in 1000 का मतलब क्या है, ये 0 है, 1000 मीटर ऐसे चलने पर 1 मीटर वर्टिकल, ये हमेशा 1 वर्टिकल होता है वैसे। तो 1 मीटर वर्टिकल चले अपन कितने मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पर, 1000 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पर। इन दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया ऐसे, तो ये जो स्लोप बनी इसे क्या बोलेंगे हम, 1 in 1000। इस स्लोप को अपन क्या बोलेंगे, 1 in 1000। उसके बाद में हम इसको मिटा देंगे। तो ये कौन सी स्लोप थी हमारी, 1 in 1000। बात क्लियर है भाई। 1 in 500 क्या हुई, यहां से हम चले कितना, यहां से हम चले इसी पॉइंट से 500, आधा ही होगा इसका जस्ट, कितना चढ़े 1 मीटर, ये हाइट तो बराबर होगी दोनों की। इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो रेखा बनी वो क्या कहलाएगी हमारी, 1 in 500। आपने दोनों चीज़ देख ली, 1 in 500 क्या है। अब आप ये देखो कि इन दोनों में से ये तो यहाँ से यहाँ तक था 1000 और ये था 500 और ये था 1000। आपको क्या समझ में आया बताओ, ये स्लोप ज़्यादा है या फिर ये स्लोप ज़्यादा है। स्लोप को आप कैसे समझोगे, आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा 1 in 1000, इनका मतलब समझ आया कि नहीं आया कि 1 in 1000 का मतलब क्या होता है, 1 in 500 का मतलब क्या होता है, इनका मतलब समझ में आ गया, ये होता है इनका मतलब। अब बात आती है, अब हमें ये समझना है कि इन दोनों में से कौन सा तो ज़्यादा शार्प है, कौन सा नहीं है, कौन सी स्टीपर है,
कौन सा, फ्लैटर है। फ्लैट का मतलब उससे कम स्लोप और स्टीपर का मतलब उससे ज्यादा स्लोप। उसको कैसे देखें हम, 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है, आप एंगल देखो ना, ये देखो इस ब्लैक वाले का अगर मैं एंगल देखता हूं तो ब्लैक का एंगल मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है 20 डिग्री, तो ये जो रेड का एंगल है ये 20 से ज्यादा ही होगा, दिख रहा है आपको साफ साफ। ये एंगल क्या है, ये इससे ज्यादा है, तो जो एंगल ज्यादा है वो वाली स्लोप ज्यादा है। बात क्लियर है। तो यहां पर स्लोप कौन सी ज्यादा है, 1 in 500 ज्यादा है इससे। और दूसरा क्या है भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं आपको यहां पर बिठा दूं और आपको लुढ़का दूं और यहां बिठा के लुढ़काऊं, कौन से में जल्दी पहुंच जाओगे नीचे, इस वाले में आप जल्दी पहुंच जाओगे नीचे। क्यों, क्योंकि इसमें स्लोप ज्यादा है। तो जिसमें आप जल्दी लुढ़क जाओ वो कौन सी है, ज्यादा स्लोप है। अब मुझे बताओ आप 1 की स्लोप ज्यादा है या 2 की। सिंपल सी बात है, आप यहां पर बैठ करके अगर लुढ़कोगे और यहां बैठ के लुढ़कोगे 2 पे, किस पे जल्दी पहुंच जाओगे, 2 वाले पे। क्यों, क्योंकि उसकी स्लोप ज्यादा है। तो स्टीपर कौन सा हुआ, ये ज्यादा स्टीपर है 1 की तुलना में। ठीक है, अब इससे आपके माइंड में क्या चीज आएगी कि 1 in की टर्म में चलते हैं। अगर अपन 1 in 500, 1 in 100, 1 in 2 जो भी चल रहा है, अगर आप 1 in की टर्म में चलोगे तो जिसकी कम है 1 in रेशो जिसका कम है उसी की स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है। तो देखो 1 in 1000, 1 in 500, तो ज्यादा किसकी है, 1 in 500 की। अगर मैं 1 in 200 लिख दूं तो 1 in 200 इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टीपर है। और दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ये वाली स्लोप इससे फ्लैटर है, मतलब ये क्या है, इससे फ्लैट है, ज्यादा स्टीप नहीं है। तो ये मैंने आपको जनरल चीज बताई स्लोप के बारे में। अब मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कैनाल फॉल्स क्या होता है। तो आपने देखा कि आपकी जो डिजाइन स्लोप है वो थी ये, मतलब आपको कैनाल बनानी थी ऐसे, इस वाली लेवल पर बनानी थी, लेकिन जो नेचुरल ग्राउंड स्लोप है वो ऐसा है। अब क्या करें, तो देखो आपको बनानी तो इसी पर है। ये डिजाइन स्लोप है, डिजाइन स्लोप को मैं रेड कलर से डिनोट करता हूं जिससे कि आप डिफरेंस समझ पाओ। अब क्या करते हैं, पीछे से कैनाल ऐसे आ रही थी आराम से, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये ग्राउंड स्लोप थी, आप कटिंग करते चले गए, कटिंग करते 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 कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे से ये जो स्लोप थी हमारे नेचुरल ग्राउंड स्लोप, वो थी ऐसे, वो तो यही थी जो चली आ रही है स्लोप 1 in 500। तो आप क्या कर रहे थे, पीछे तो इसको कटिंग कर रहे थे, कटिंग करते करते और इसी लेवल पर ले आते थे आप और कैनाल बनाते जा रहे थे। लेकिन आगे क्या करें, यहाँ पे हम फिलिंग कर दें क्या, यहाँ पर फिलिंग करोगे क्या, अरे मिट्टी जमी हुई रुक सकती है क्या ग्राउंड लेवल से ऊपर, ढलान पे बिल्कुल नहीं रुक सकती। क्या करें, ऐसी जगह बहुत प्रॉब्लम आ गई। ऐसी जगह क्या करते हैं हम, स्लोप हमें यही बना के रखनी है, तो हम बीच में से एक स्लोप और इस तरह से देंगे कैनाल के अंदर, ये स्लोप दे दी। देखो ये भी क्या है, 1 in 1000 है, देखो दोनों पैरेलल है। एक और दे दी, ये भी क्या है, 1 in 1000 है। इस तरह से हम स्लोप देने लगे। अब आपने यहां तक तो कैनाल ऐसे बना दी, यहां तक, और फिर आप क्या करोगे, और आगे आपने इस तरह से कैनाल बनाई है, फिर क्या करोगे आप, तो आप ऐसे छोटे छोटे से सेक्शन बना करके फिर ग्राउंड स्लोप आपको, ये ऐसी जगह का है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से चला रहा था हमारा, तो देखो इस एरिया की बात है, ये हमारी टेरेन कंडीशन ऐसी थी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लगभग बराबर चल रहा था, लेकिन किसी सेक्शन पे ये हो गया, ऐसा सीन बन गया, लेकिन बाद में जाकर के फिर से क्या सब कुछ सही हो गया। ऐसी जगह पर बनाते हैं हम कैनाल फॉल्स को। तो यहां पर अपन इस वाले लेवल को इस वाले लेवल से कैसे जोड़ेंगे, देखो कुछ अपन इस तरह की शेप बनाते हैं, यूं यूं, ठीक, ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे पानी क्या है आराम से इस वाले सरफेस पे चला जाए, पानी आराम से इस वाले। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, जो क्या कर रहा है, इन दोनों की दोनों ग्राउंड लेवल और जो डिजाइन स्लोप है, इन दोनों स्लोप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, इनकी कमी को खत्म कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैनाल फॉल्स। मतलब क्या कर रहा है, ये कैनाल को ऊपर से नीचे लेकर के जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये होता है हमारा कैनाल फॉल्स होता है। ये हमारा कैनाल फॉल्स था। अब हम बात करते हैं इसके बाद में किस चीज की, तो कैनाल फॉल्स हमारे काफी प्रकार के होते हैं। तो फॉल्स का मतलब आपको क्लियर हुआ क्या होता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है भाई, फॉल्स का मतलब है कैनाल का नीचे गिरना। तो ये स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिससे पानी जो है तरीके से नीचे जा सके, ठीक। कैनाल फॉल्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे होता है अपना ओजी टाइप फॉल्स, ओजी टाइप फॉल्स होता है। और दूसरा कौन सा है हमारा कैनाल फॉल्स के बाद में,
और एक होता है हमारा ट्रेपेजोइडल फॉल होता है। बहुत प्रकार के होते हैं, वो हमारे इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है, बस आपको बता देता हूँ। ये जो शेप मैंने बनाई थी ना, ये वाली, ये जिसमें दोनों चीज़ दिख रही है आपको, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों कर्व दिख रही है, इस प्रकार के फॉल को अपन क्या बोलते हैं, ओजी टाइप कैनाल फॉल्स। ये हमारा ओजी टाइप, इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो ये होता हमारा कैनाल फॉल्स। तो तीसरा पॉइंट हो चुका कैनाल फॉल्स। चौथा हम देखते हैं भाई, चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है मीटरिंग फ्लूम। चौथा है हमारा मीटरिंग फ्लूम। तो मीटरिंग फ्लूम के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मीटरिंग फ्लूम? ये एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, देखो नाम में देखो मीटरिंग, जैसे हमारे वाटर सप्लाई होती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो वहां पर एक वाटर मीटर लगा होता है। वो वाटर मीटर क्या करता है, बताता है आपको कि इतना डिस्चार्ज आप यूज कर चुके हो, इतना पानी आप यूज कर चुके हो। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, उसमें लिखा रहता है इतनी यूनिट, इतने किलोवाट आप यूज कर चुके हो पावर, इतनी पावर आप कंज्यूम कर चुके हो। ऐसे ही हम बात करते हैं मीटरिंग फ्लूम की। ये क्या करता है, अब हम कैनाल्स बना रहे हैं। कैनाल्स आप क्यों बना रहे हो भाई? कैनाल्स आप बना रहे हो जो हमारे कल्टीवेटर हैं, किसान हैं, उन सभी को, फार्मर को पानी देने के लिए। फार्मर का खेत था यहाँ पर, किसी का खेत तो यहाँ पर था और किसी का खेत बिल्कुल यहीं पर था, कहीं पर भी मान लो खेत। ये हमारी कैनाल थी। तो आप कितना पानी दोगे उस किसान को, कैसे पता चले? किसी को तो कम पानी दे दिया आपने, किसी को ज़्यादा दे दिया। तो क्या करोगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मेसनरी भी होता है, इस तरह से आपने बना दिया और बीच में आपने छेद कर दिया। उससे आप क्या है, पानी के डिस्चार्ज को माप पा रहे हो कि आपने कितना पानी इसको दे दिया है। बहुत प्रकार के होते हैं, कई सारे गेजेस बनाते हैं इसके अंदर, अपन देख पाते हैं इतना लेवल है पानी का, इतना लेवल दे दिया, इतना डिस्चार्ज, इतनी वेलोसिटी, इतना एरिया है, उसके बेसिस पे अपन डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। तो ये जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, किस चीज़ के लिए, वो अपने वाटर के डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, वो क्या है, हमारा मीटरिंग फ्लूम है। तो मीटरिंग फ्लूम क्या करता है? मीटरिंग फ्लूम हमारा वो स्ट्रक्चर होता है जिसे कहाँ पर बनाते हैं, आउटलेट के आसपास बनाते हैं। और ये क्या करता है, हमारा पानी के डिस्चार्ज को मेजर करता है, कितना पानी आपने किसान को दे दिया। ये होता है मीटरिंग फ्लूम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो काफ़ी लेंथी टॉपिक है खुद, एक कैनाल आउटलेट। पांचवा जो हमारा स्ट्रक्चर है, पांचवा जो कैनाल रेगुलेशन वर्क्स का स्ट्रक्चर है, वो क्या है, फिफ्थ है हमारा कैनाल आउटलेट। कैनाल आउटलेट के बारे में बात करते हैं हम। कैनाल आउटलेट क्या होता है मैंने आपको बताया था, पहली यूनिट से बताता हुआ आ रहा हूं, काफी बार ये नाम आ चुका है, कैनाल आउटलेट। तो आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर के बारे में बताया था। इट इज द ड्यूटी ऑफ वाटर एट द पॉइंट ऑफ आउटलेट। आउटलेट पॉइंट पर पानी की ड्यूटी को हम क्या बोलते हैं, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोलते हैं। तो आउटलेट का क्या पॉइंट होता है हमारा? आउटलेट हमारा वो पॉइंट है जहां पर, ये हमारा आउटलेट पॉइंट है, ये हमारा फील्ड था, ये कैनाल है, कैनाल से फील्ड में पानी लेके जाना है। ये WC है, वाटर कोर्स। WC का मतलब क्या है, वाटर कोर्स। कैसे लेके जाओगे आप पानी को? आउटलेट के थ्रू। आउटलेट एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर, जैसे हम रेगुलेटर बनाते हैं ना कैनाल के हेड पे, उसके हेड पे, तो वाटर कोर्स के हेड पे क्या बनाएंगे हम, आउटलेट। वाटर कोर्स का हेड बोलो, वहीं पर अपन क्या बनाएंगे, आउटलेट। या हो सकता है अपन यहीं पर फील्ड हो आपका, अगर आपका फील्ड यहीं पर है तो आपने फील्ड के हेड पर ही बना दिया। तो ये क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटलेट। ये स्ट्रक्चर हमारे क्या है, आउटलेट। आउटलेट को हम क्या कह सकते हैं, आउटलेट हमारे वो स्ट्रक्चर हैं जो बाउंड्री लाइन को दर्शाते हैं, किस किस के बीच में, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है, जो किसान जो खेती करता है, जो कल्टीवेट करता है, कल्टीवेटर और गवर्नमेंट। कल्टीवेटर और गवर्नमेंट के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, आउटलेट। क्योंकि बाउंड्री लाइन क्यों बोलते हैं भाई इसको बाउंड्री लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहाँ तक पानी पहुँचाने की होती है, केवल आउटलेट तक। और आउटलेट के बाद में पानी कैसे जाएगा, वो किसान की जिम्मेदारी है। अभी किसी का खेती ये था, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है भाई उसको, ये रही कैनाल और ये रहा खेत, पानी सीधा यहाँ पर उसने ले लिया आउटलेट के थ्रू। किसी का खेत पीछे था, किसी का खेत और पीछे था, वो बेचारा क्या करे,
तो अपनी जिम्मेदारी थोड़ी है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि पानी को यहां से हर एक के खेत तक पहुंचाए, बिल्कुल नहीं। बस ये रही कैनाल, मेन कैनाल डिस्ट्रीब्यूटरी, कैनाल में से मेन कैनाल निकाल दी, मेन में से डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल दी, बस वहां तक पानी पहुंचाएंगे हम आउटलेट पॉइंट तक। आउटलेट से कौन लेके जाएगा? अपने आप लेके जाओ पानी। तो आउटलेट से ये जो चीज बनाई है, जो स्ट्रक्चर बनाया है वाटर कोर्स से, किसने बनाया? किसान ने। किसान खुद लेके जा रहा है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? आउटलेट को बाउंड्री लाइन बोलते हैं। किस किस के बीच में? किसान और गवर्नमेंट के बीच में। तो कैनाल वही आउटलेट हमारा वही। अब आउटलेट जो हमारे कई प्रकार के होते हैं, आउटलेट को अपन मॉड्यूल भी बोलते हैं। आउटलेट का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? आउटलेट का दूसरा नाम होता है मॉड्यूल। आउटलेट का दूसरा नाम होता है मॉड्यूल। ठीक, आउटलेट का दूसरा नाम है मॉड्यूल। अब हम बात करते हैं भाई कैनाल आउटलेट के बारे में थोड़ी सी, और कौन कौन से होते हैं कैनाल। तो कैनाल आउटलेट के बारे में बता चुका हूँ। ये वो स्ट्रक्चर है जिसे वाटर कोर्स के हेड पर बनाया जाता है, और ये किसान और गवर्नमेंट के बीच में बाउंड्री लाइन को दर्शाता है। आउटलेट बहुत प्रकार के होते हैं, इसके थ्रू ही अपन को पानी मिलता है। मतलब किसान को पानी किसके थ्रू मिलेगा? आउटलेट के थ्रू। 3 प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहले आता है हमारा नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। एक मिनट स्टॉप करना बीच में से। तो पहला अपना कौन सा था? नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। ये कौन सा होता है? ये वो आउटलेट है अपना नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, जिसमें क्या होता है एक्चुअल में, जो पानी का जो डिस्चार्ज है, आउटलेट का डिस्चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है और जो हमारा वाटर कोर्स है, उन दोनों में पानी के लेवल पर। मान लीजिए ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी थी, डिस्ट्रीब्यूटरी का जो डेप्थ है वो ये है ग्राउंड लेवल, और वाटर कोर्स हमने थोड़ी ऊपर बना रखी है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी में जो पानी का लेवल है वो मान लीजिए y है, और जो हमारी डेप्थ है पानी की किसमें? वाटर कोर्स में, वो कितनी है? h है कैपिटल। तो ये क्या होगी हमारी? इसको तो बोलेंगे ये हमारी वाटर कोर्स है, वाटर कोर्स, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ? WC। ये अपने प्लम्बिंग सिस्टम वाला नहीं है WC, मतलब ये कौन सा WC नहीं है, ये जो अपने घरों में लगता है वो अलग होता है, वो वाटर क्लॉसेट होता है, ये वाटर कोर्स है। और ये क्या हमारी? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है भाई? रिवर, रिवर से कैनाल, मेन, मेन से आपने क्या निकाली? ब्रांच कैनाल, और ब्रांच कैनाल से आपने जो निकाली छोटी कैनाल, उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या है? आप डायरेक्टली पानी भेजोगे वाटर कोर्स के थ्रू। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे आ रही है, उसका ये ऐसे है, उसका बेड है, ये उसका बेड दिखा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी सीधे है। और ये किसका बेड दिखा रहा है? वाटर कोर्स का, जो किस में से निकल रही है? डिस्ट्रीब्यूटरी में से ऐसे निकल रही है। दोनों के लेवल में क्या डिफरेंस है? तो इस प्रकार का अगर आप आउटलेट बना रहे हो ना, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में डिस्चार्ज किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूटरी एज वेल एज वाटर कोर्स, दोनों में पानी की डेप्थ पर निर्भर करता है। दोनों में ही पानी की डेप्थ पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं। तो अब हम बात करते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट के अंदर आगे, दोनों की पानी पर डेप्थ पर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? देखो मैं आपको बता देता हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनेगा? 2 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो हमारा नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है उसमें पानी का डिस्चार्ज किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूटरी पर, या फिर वाटर कोर्स पर, या दोनों में पानी की डेप्थ पर। ठीक है, ऐसे ही आपको सेमी मॉड्यूलर में पूछेगा, ऐसे ही मॉड्यूलर में पूछेगा। और दूसरा पूछेगा, जो आज तक मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बने हैं वो किस पर बने हैं कि गिब्स आउटलेट इज एन एग्जांपल ऑफ, खन्नाज आउटलेट इज एन एग्जांपल ऑफ, कैनेडीज आउटलेट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऐसे पूछेगा आपसे कि ये कौन से आउटलेट का एग्जाम्पल है। तो मैं इसके एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा आपको। तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में पानी का डिस्चार्ज, लिख लेंगे आप इसे, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट में पानी का डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स दोनों में पानी की डेप्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इस आउटलेट के एग्जाम्पल है हमारे ओपन स्ल्यूज और ड्राउंड, ड्राउंड या सबमर्ज्ड, बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग, ड्राउंड पाइप आउटलेट। ठीक है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ड्राउंड का मतलब होता है सबमर्ज्ड, मतलब डूबा हुआ। तो ड्राउंड पाइप आउटलेट कौन सा है? सबमर्ज्ड, तो डूबे हुए हैं पानी के अंदर, वो आउटलेट है हमारे। तो आपसे पूछता है अगर ओपन स्लूज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, या फिर मॉड्यूलर आउटलेट।
दूसरा आउटलेट है जो हमारा, वो कौन सा है? दूसरा आउटलेट है हमारा सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, या इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लेक्सिबल आउटलेट। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट या फ्लेक्सिबल आउटलेट। यह कौन सा आउटलेट होता है भाई? ये वो आउटलेट होता है जिसमें पानी का डिस्चार्ज किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की डेप्थ पर। इसमें उस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर? इसमें वाटर कोर्स में पानी की डेप्थ पर डिपेंड नहीं करता, केवल किस पर निर्भर करता है? डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की कितनी डेप्थ है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे? इसके एग्जाम्पल है हमारा ओपन फ्लूम और वेंचुरी फ्लूम, और तीसरा कैनेडी, सॉरी खन्ना नहीं, कैनेडीज आउटलेट। कैनेडीज आउटलेट, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैनेडीज आउटलेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल या रिजिड। तो किसका एग्जांपल है हमारे? ये है सेमी मॉड्यूलर या फ्लेक्सिबल आउटलेट का। तीसरा है हमारा कौन सा आउटलेट? रिजिड या मॉड्यूलर आउटलेट। तो देखो भाई, रिजिड आउटलेट या मॉड्यूलर आउटलेट, ये वो आउटलेट है जिसमें पानी का डिस्चार्ज किसी पर डिपेंड नहीं करता, ना ही डिस्ट्रीब्यूटरी और ना ही वाटर कोर्स, किसी में पानी की डेप्थ पर डिपेंड नहीं करता। ये केवल किस पर, ये क्या है? इसमें पानी का डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें पानी का डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? इसका एग्जाम्पल है गिब्स आउटलेट, और दूसरा है इसका एग्जाम्पल खन्नास। जो बड़े बड़े एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना आज तक, वो केवल इसके बारे में पूछा गया है आज तक, गिब्स, कि गिब्स आउटलेट किसका एग्जाम्पल है? मॉड्यूलर आउटलेट, रिजिड आउटलेट, ये चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल या रिजिड। तो इन चारों में से क्या है? रिजिड या मॉड्यूलर, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसमें पानी का डिस्चार्ज किस पर डिपेंड करता है? किसी पर नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। मैं अब आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 3 प्रकार के आउटलेट होते हैं। पहला नॉन मॉड्यूलर, जिसमें जो डिस्चार्ज है किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूटरी, वाटर कोर्स, दोनों में पानी की डेप्थ पर। एग्जाम्पल ओपन स्लूस, ड्राउंड या सबमर्ज्ड पाइप आउटलेट। बी है सेमी मॉड्यूलर आउटलेट या फ्लेक्सिबल आउटलेट, किस पर डिपेंड करता है डिस्चार्ज? केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी की डेप्थ पर। ठीक, किस पर निर्भर नहीं करता? वाटर कोर्स में पानी की डेप्थ पर। एग्जाम्पल ओपन फ्लूम, वेंचुरी फ्लूम और कैनेडीज आउटलेट। सी है रिजिड या मॉड्यूलर आउटलेट। एग्जाम्पल क्या है? गिब्स आउटलेट या खन्नास आउटलेट। ये अपना कौन सा है? सेमी मॉड्यूलर या रिजिड आउटलेट। तो ये अपने थे, इसमें डिस्चार्ज किस पर डिपेंड करता है? किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, इसमें डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये बात थी हमारे आउटलेट की। आउटलेट या मॉड्यूल, तो ये जो मैंने 5 टॉपिक आपको बताए हैं, ये क्या है हमारे? ये हैं हमारे कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। इसी में कंटिन्यू करता हूं मैं इसी को। जो आउटलेट होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हम यूज करते हैं। क्राइटेरिया मतलब जैसे भाई एग्रीगेट वगैरह हम यूज बोलते हैं ना, स्पेसिफाई करते हैं कि बीम के लिए 5 mm से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे हम साइज स्पेसिफाई कर देते हैं। जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, रोड के लिए M20 लेंगे हम, इसके लिए तो हम पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं कुछ क्राइटेरिया। उन क्राइटेरिया के बेसिस पर ही डिज़ाइन की जाती है। तो ऐसे ही हम देखना चाहते हैं कि इसके लिए कौन सा, किसी जगह पर कौन सा वाला आउटलेट हमारा बेस्ट रहेगा। उसके लिए हम क्या है, कुछ पैरामीटर्स को लेते हैं। मतलब आउटलेट की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। कौन कौन से क्राइटेरिया का यूज करते हैं अपन, वो क्राइटेरिया देखेंगे। 2-3 है। पहला है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है प्रोपोर्शनलिटी, तीसरा है हमारा सेंसिटिविटी। क्या होती है उनको देखेंगे। पहले इसका मतलब समझो आप कि इसका मतलब क्या है। तो अपनी हेडिंग क्या है? अपनी हेडिंग है क्राइटेरिया टू जज परफॉर्मेंस ऑफ आउटलेट। आउटलेट की परफॉर्मेंस को जज करने के क्राइटेरिया, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं आउटलेट की परफॉर्मेंस को पता करने के, वो देखते हैं हम।
सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो इस टर्म का मतलब क्या है, क्राइटेरिया टू जज परफॉर्मेंस ऑफ आउटलेट। जैसे हमारी बाइक होती है, तो बाइक है हमारे पास दो अलग अलग, एक है मेरे पास प्लेटिना और दूसरी है एवेंजर मान लीजिए। तो प्लेटिना जो बाइक है और एवेंजर बाइक, उन दोनों में मैं किस क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं देख पाऊँ कि कौन सी इकोनॉमिकली कौन सी बढ़िया है। तो मैंने देखा माइलेज। माइलेज केवल मैंने एक वर्ड बोला आपसे माइलेज, आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा डिफरेंस कि प्लेटिना की माइलेज ज़्यादा होती है, वो मेरे लिए बेटर रहेगी। मैं केवल इकोनॉमी टर्म पे चल रहा हूँ, तो मेरे लिए सस्ती कौन सी पड़ेगी, वो वाली। उसमें फ्यूल वगैरह की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि उसकी माइलेज क्या है, अच्छी है। तो मैंने एक टर्म का यूज किया माइलेज का, माइलेज से आपको सब कुछ क्लियर हो गया, बात क्लियर है। अब मैंने बात कर रहा हूँ कि दोनों बाइक है, प्लेटिना है और एवेंजर है। तो आपके माइंड में मैंने आपसे बोला कि अब आपको क्या चीज़ देखनी है दोनों की। अब आपका जो पहली प्रायोरिटी है वो है स्पीड। तो उसके लिए मैंने बोला भाई एक का तो जो इंजन है वो है 220 सीसी का और एक का है 110 सीसी का, 100 सीसी का। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। केवल एक चीज़ बोली मैंने कि उसका जो इंजन है वो 220 सीसी का है और उसका 100 सीसी का है। तो आपके माइंड में आ गया पिकअप वगैरह किसका अच्छा होगा, 220 का। ठीक है, तो मैंने केवल एक क्राइटेरिया बोले आपको। कौन कौन से क्राइटेरिया, माइलेज और उसका इंजन का कितने सीसी का है। तो उससे आप ऑटोमेटिकली दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो। ऐसे ही हम देखना चाहते हैं इससे आप परफॉर्मेंस पता कर पाए किसकी, बाइक की। ऐसे ही हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं किसकी, आउटलेट की। तो कौन कौन से पैरामीटर का यूज लेंगे, जैसे वहां पर होता है हमारा माइलेज, जैसे यहां पर है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और सेंसिटिविटी। तो पहले मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ये रेशो है, जस्ट किसका रेशो है, देखो फ्लेक्सिबिलिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी, इन दोनों का रेशियो है। क्या देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट, आउटलेट से डिस्चार्ज के चेंज होने की भी दर, चेंज हो रहा है डिस्चार्ज चेंज कैसे, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड था 12 बजे, 2 मीटर क्यूब पर सेकंड 1 बजे हो गया, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड 2 बजे हो गया। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड चेंज हो रहा है। और इसकी दर क्या हो है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर, और 1 घंटे में 1 मीटर क्यूब पर सेकंड चेंज होता जा रहा है। बात क्लियर है। तो ये है रेट ऑफ, देखो चेंज तो कितना कितना हो रहा है, अब 2 मीटर क्यूब हो गया, अब 3 मीटर क्यूब। रेट क्या है उसके चेंज होने की दर क्या है, 1 मीटर क्यूब बढ़ रहा है, कितना प्लस 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर, और 1 घंटे में। ये क्या है, ये कहलाएगी रेट ऑफ चेंज, चेंज होने की भी दर। दोनों की निकाल लेंगे दर, रेशो निकाल लेंगे, वही रेशो क्या कहलाएगा हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर हो चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को मैथमेटिकली, ये तो मैंने केवल आपको जो बताया है ये है थ्योरेटिकली। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, एफ बराबर m/n डॉट y/h। अब आप सोच रहे होंगे भाई m/n क्या है, देखो ये थ्योरेटिकली है, मैथमेटिकली ये है। मैथमेटिकली इस तरह से निकालते हैं, यहां पर जो m होता है वो होता है हमारा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, और n क्या होता है, एक मिनट, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर नहीं, आउटलेट इंडेक्स, आउटलेट इंडेक्स होता है, सॉरी ये।
ये है आउटलेट इंडेक्स और ये है चैनल इंडेक्स। अब मैं बात कर रहा था यहां पर h/y एक चीज होती है, एक टर्म है h/y। इस कंप्लीट टर्म को h/y को बोलते हैं हम सेटिंग। ये मैं दिखा चुका हूं आपको क्या होता है सेटिंग। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी थी और ये क्या है, वाटर कोर्स। वाटर कोर्स में जो पानी का लेवल है वो है h और इसमें जो पानी का लेवल वो क्या है, y। तो h/y जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं। h/y को क्या बोलते हैं हम, h/y को हम क्या बोलेंगे, सेटिंग बोलेंगे। y/h नहीं है, h/y को सेटिंग बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि f बराबर क्या है, m/n अपॉन में h/y, तभी तो y ऊपर जाएगा। तो ये m/n इंटू y/h है, h/y नहीं है। h/y को क्या बोलते हैं, सेटिंग। y/h को नहीं बोलते सेटिंग, कंफ्यूज नहीं हो। तो ये मैंने केवल आपको टर्म बताई है। अब बात आती है कि ये इंडेक्स क्या होते हैं। तो ये आपको h/y तो क्लियर होगा, केवल रेशो है पानी की डेप्थ का। वाटर कोर्स में और डिस्ट्रीब्यूटर में पानी की डेप्थ का रेशो होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सेटिंग बोलते हैं। अब चैनल इंडेक्स, आउटलेट इंडेक्स क्या होता है। मान लीजिए हमारा चैनल जो है ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ट्रेपेजॉइडल चैनल है। तो ट्रेपेजॉइडल चैनल में जो डिस्चार्ज होता है उसका कुछ भी फॉर्मूला Q बराबर A इंटू वाई आप जानते हो। डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अगर एरिया है तो एरिया के अंदर तो विड्थ भी आएगी और डेप्थ भी आएगी, B इंटू वाई इंटू वी हो गया। मतलब जो डिस्चार्ज है हमारा वो y पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेप्थ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ पर। अब कई जगह तो आपने पढ़े होंगे हमारे सिपोलेटिव ईयर और कई प्रकार के नॉचेस होते हैं, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, तो वहां पर आपने फॉर्मूले देखे होंगे अलग अलग डिस्चार्ज के, Q बराबर 2/3, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो जो डिस्चार्ज है उसकी पावर अलग अलग होती है, 5/3 भी होती है, 5/2 भी होती है। तो मान लीजिए 5/3 Q ट्रेपेजॉइडल के अंदर तो 5/3 के समानुपाती होता है हमारा। तो यहां पर जो हमारा डिस्चार्ज है ट्रेपेजॉइडल चैनल में, डिस्चार्ज y की किस डेप्थ जो है, y की डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है। ट्रेपेजॉइडल चैनल में जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू दी पावर 5/3, y की पावर 5/3 के समानुपाती होता है। यहां पर ये जो पावर है ना, इस पावर को ही हम क्या बोलते हैं, चैनल इंडेक्स। तो चैनल इंडेक्स क्या बता रहा है आपको, चैनल इंडेक्स अगर एक लाइन में कहूं तो क्या बता रहा है, केवल पावर को बता रहा है। कौन सी पावर को, जिस पावर के डेप्थ की पावर को बता रहा है, उस डेप्थ की पावर को बता रहा है जो डिस्चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू दी पावर 5/3। इस पावर को ही हम क्या बोलेंगे, चैनल इंडेक्स बोलेंगे। ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा आउटलेट इंडेक्स क्या है। आउटलेट हमारा मान लीजिए ऑरिफिस टाइप का आउटलेट है। ऑरिफिस टाइप के आउटलेट में डिस्चार्ज होता है हमारा y की पावर 1/2 के समानुपाती होता है ऑरिफिस टाइप में। मैं आपको दोबारा लिखवाऊंगा, ये चीज़ें दोबारा बताऊंगा। तो ये क्या है, आउटलेट इंडेक्स। तो इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं है, किससे है, पावर से। इंडेक्स का मतलब किस चीज से है, पावर से। कौन सी पावर के, डेप्थ की पावर, जो डिस्चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आपको बताया फिलहाल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है हमारी, ये रेशो है किस किस का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी। मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, F बराबर m/n इंटू y/h, जहां पर m क्या होता है, आउटलेट इंडेक्स, और n क्या होता है हमारा, चैनल इंडेक्स। ये किसको दर्शाते हैं, पावर को दर्शाते हैं। किसकी पावर को, डेप्थ की पावर को, जो कि डिस्चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात। h/y क्या होता है, सेटिंग, जहां पर h क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर इन वाटर कोर्स, और y क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर या लेवल ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटर। इन दोनों का रेशो होता है हमारा सेटिंग। तो इस चीज को मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद में जो सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है प्रोपोर्शनैलिटी। वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी। ये सारी चीजें काम की हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना, एक तो आपको ये बनेगा, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछेगा या फिर रेशो पूछेगा, पहला क्वेश्चन। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा ना इसके अंदर, वो
नोट में मैं आपको बताऊं वो आप नोट में लिखेंगे। दूसरी हमारी जो पहले मैं आपको बताता हूं क्राइटेरिया क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, हम कहते हैं कि वो आउटलेट प्रोपोर्शनल आउटलेट कहलाएगा जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज आउटलेट की रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटरी के बराबर हो जाए। फिर से बोलता हूं, इसको आप लिख लेंगे, जिनके पास बुक है वो नहीं लिखेंगे, बाकी के लिख लेंगे कि जब आउटलेट में डिस्चार्ज के चेंज होने की दर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट, जब आउटलेट में डिस्चार्ज के चेंज होने की दर डिस्ट्रीब्यूटरी में डिस्चार्ज के चेंज होने की दर के बराबर हो जाती है, तो ऐसे आउटलेट को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल आउटलेट। और आउटलेट की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शनैलिटी। बात क्लियर है? फिर से बोल देता हूं, जब आउटलेट में डिस्चार्ज के चेंज होने की दर डिस्ट्रीब्यूटरी में डिस्चार्ज के चेंज होने की दर के बराबर हो जाए, तो ऐसे आउटलेट को प्रोपोर्शनल आउटलेट कहा जाता है और आउटलेट की इस प्रॉपर्टी को प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो मैं अब लिखता हूं, अगर हमको चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर प्रोपोर्शनल आउटलेट, प्रोपोर्शनल आउटलेट के क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी। यही तो होगा। अगर मैं उस टर्म को नीचे ले आऊं, यहां लिख दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ तो यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आई ये बात, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, F होता है। तो प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए हमें क्या समझ आया, प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए F इज इक्वल्स टू 1, प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए F बराबर 1 होता है। बात क्लियर है क्या नहीं? फिर से बता देता हूं, प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट किसके बराबर होना चाहिए, बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी। और उसको मैं नीचे ले आया, तो इन दोनों का रेशो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, F होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, F बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि प्रोपोर्शनल आउटलेट वो आउटलेट होते हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी यूनिट होती है, 1 होती है। इसको अब हम मैथमेटिकली आगे और बाइफरकेट करते हैं, तब जाके हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। तो फॉर प्रोपोर्शनल आउटलेट F इज इक्वल्स टू 1। F क्या होता है बताओ भाई, m/n डॉट y/h, ये तो होता था, अभी तो देखा था। F की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो यहां से अगर मैं देखूं m/n बराबर, इसको उधर तक भेज दूं तो s तो ऊपर चला जाएगा, y नीचे चला जाएगा। m/n क्या होता है, ये रेशो होते थे चैनल इंडेक्स के और आउटलेट इंडेक्स के, आउटलेट इंडेक्स और चैनल इंडेक्स के। और h/y क्या होता था, सेटिंग। तो ये हो गया m/n बराबर, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम सेटिंग। अब मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, सेटिंग इज इक्वल्स टू m/n। क्या है देखो ये, अब आपको पहले तो आपने देखा कि डिस्चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी, तब जाकर के हमारा क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल आउटलेट होगा। और प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए फिर हम उससे क्या निकाल पाए, कंक्लूजन की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी 1 होनी चाहिए।
और फ्लेक्सिबिलिटी से हम करते चले गए इसको बाइफिकेट, तब जाके हमने देखा सेटिंग बराबर m/n। इससे क्या समझ में आया कि अगर हम किसी भी आउटलेट की सेटिंग क्या कर दें, उसके जो इंडेक्सेस के रेशियो हैं m/n के बराबर कर दें, सेटिंग को अगर हम इसके बराबर कर दें तो क्या हमारा जो आउटलेट है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाएगा। और सेटिंग को आप m/n के बराबर कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे भाई आप m/n का रेशो निकाल लो थ्योरेटिकली, m/n का रेशो निकाल लो भाई थ्योरेटिकली, और उसकी जो भी वैल्यू आई है, मान लो उसकी वैल्यू आई है 0.5, ठीक है। तो अब अगर हम हमारी सेटिंग को किसके बराबर कर दें, 0. देखो इस चीज को हम कैसे निकाल पाएंगे थ्योरेटिकली, क्योंकि m और n क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, पावर होती है। इसको हमने निकाल लिया, फॉर एग्जांपल इनकी वैल्यू है 0.5। अब अगर मैं फील्ड के अंदर 0.5 क्या कर दूं, उसकी सेटिंग कर दूं, तो हमारा आउटलेट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रोपोर्शनल आउटलेट हो गया। फील्ड में आप 0.5 कैसे करोगे, अरे भाई सेटिंग का मतलब यही तो होता था h/y, तो h और y का रेशो क्या होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। मतलब जो h है y का क्या होना चाहिए, 0.5 टाइम्स, मतलब y/2, h जो है y का हाफ होना चाहिए। अगर आपने 1 मीटर रखा है तो इसको आधा मीटर कर दो, तो ऑटोमेटिकली सेटिंग क्या हो गई उसकी 0.5, और सेटिंग अगर 0.5 हो गई तो आउटलेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोपोर्शनल आउटलेट हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो ये थी हमारी बात, यहां से हमने कंक्लूजन निकाल लिया। तो यहां से अपन कंक्लूजन निकाल चुके कि सेटिंग जो होती है हमारी वो क्या होती है, m/n के बराबर अगर हो चुकी है तो वो आउटलेट हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल आउटलेट होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो बड़े एग्जाम्स में तो बहुत पूछे गए हैं। वो कंक्लूजन में डायरेक्टली आपको नोट में लिखवाऊंगा, आप उसे नोट में लिखेंगे, उन दोनों कंक्लूजन को आप डायरेक्टली नोट में लिखेंगे। पहला तो क्या है, दूसरा क्या है, देखो एग्जाम्पल है, देखो 4 ट्रेपेजॉइडल चैनल। ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए डिस्चार्ज जो होता है ना, वो y की पावर 5/3 के समानुपाती होता है। और जो ऑरिफिस टाइप का आउटलेट होता है उसमें जो डिस्चार्ज होता है y की पावर 1/2 के समानुपाती होता है। यहां से आपको क्या समझ में आया कि ये तो किसकी वैल्यू है, n की, और ये किसकी वैल्यू है, m की। अरे यही तो होते हैं चैनल इंडेक्स और आउटलेट इंडेक्स और चैनल इंडेक्स, पावर को ही तो बोलते हैं। अब अगर मैं कह दूं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, ट्रेपेजॉइडल तो चैनल है और ऑरिफिस टाइप का आउटलेट है, उसके लिए आप बताओ प्रोपोर्शनल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर प्रोपोर्शनैलिटी f बराबर 1 होना चाहिए, या हम क्या कहें, हमने कंक्लूजन में दिखा था सेटिंग इज इक्वल्स टू m/n। m कितना है, 1/2, n कितना है, 5/3, 3 ऊपर गया, 3/10 मतलब 0.3। तो अगर मैं सेटिंग की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए, ट्रेपेजॉइडल तो चैनल है, ऑरिफिस टाइप का आउटलेट है, इसके लिए अगर मैं सेटिंग की वैल्यू कितनी कर दूं, 0.3 कर दूं, तो वो आउटलेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल आउटलेट हो जाएगा। यही क्वेश्चन बनता है, आपको बोलेगा कि ट्रेपेजॉइडल चैनल और ऑरिफिस टाइप के आउटलेट के प्रोपोर्शनल होने के लिए सेटिंग की वैल्यू होनी चाहिए 0.3, 0.9, 0.5, 0.8। ऑप्शन क्या आएगा हमारा, 0.3। ऐसे ही तो इसको आप नोट में लिख लेंगे कि ट्रेपेजॉइडल चैनल और ऑरिफिस टाइप आउटलेट के लिए प्रोपोर्शनल आउटलेट होने के लिए सेटिंग की वैल्यू 0.3 होनी चाहिए। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल फर्स्ट था, ऐसे ही मैं आपको बताता हूं एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 क्या है, एग्जांपल 2 देखिए, यहां पर चैनल तो हमारा यही है ट्रेपेजॉइडल, लेकिन अब हमारा जो आउटलेट है वो कौन सा है, आउटलेट हमारा वियर टाइप आउटलेट। और वियर टाइप आउटलेट के लिए डिस्चार्ज होता है ना, इसकी पावर 3/2 के समानुपाती होता है। मतलब यहां पर क्या आ गया, 3/2 आ गया, तो 5, 3/2/5/3 ऊपर चला गया, ये कितना हो गया, 0.9। तो यहां से हमारा दूसरा नोट बन गया। यहां से कौन सा नोट बन गया,
नोट नंबर 2 क्या है कि ट्रेपेजोइडल चैनल और वियर टाइप आउटलेट के कॉम्बिनेशन के लिए, वियर टाइप आउटलेट के कॉम्बिनेशन के लिए, इसमें आउटलेट के क्या होने के लिए, प्रोपोर्शनल होने के लिए सेटिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.9 होनी चाहिए। बात क्लियर है? तो आप दोनों ही कॉम्बिनेशन को लिख लेंगे, ट्रेपेजोइडल चैनल प्लस ऑरिफिस टाइप आउटलेट सेटिंग बराबर 0.3 और ट्रेपेजोइडल चैनल वियर टाइप आउटलेट के लिए सेटिंग बराबर 0.9। ये दो अपने इसके अंदर हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे, देखो अब आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। आप क्या करोगे, फील्ड के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के लिए फील्ड के अंदर आप जो आपकी एच और वाई का रेशियो है ना, ये कितना कर दोगे आप, 0.9 कर दोगे। अगर आप इसको 1 मीटर ले रहे हो तो इसको कितना लोगे, 0.9 मीटर लोगे इसकी डेप्थ को, वाटर कोर्स में पानी की डेप्थ को। ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, सेटिंग की वैल्यू 0.9 और सेटिंग की वैल्यू 0.9 होते ही ये जो आउटलेट है ऑटोमेटिकली कौन सा आउटलेट हो चुका है, प्रोपोर्शनल आउटलेट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें थी। एफ की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या कहलाता है हमारा, सब प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट, इस प्रकार के आउटलेट बनते हैं हमारे। तो हमारा ये सेकंड क्राइटेरिया था किसी भी आउटलेट की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तीसरा जो है हमारा वो है सेंसिटिविटी, इसको एस से डिनोट करते हैं। सेंसिटिविटी क्या होता है, अरे भैया आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, फ्लेक्सिबिलिटी, सेम ही सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है हमारा, ये रेशो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ बस क्या चेंज हुआ है, यहां पर क्या हो गया, डिस्चार्ज की जगह डेप्थ हो गया। बात क्लियर है? तो यहां पर डिस्चार्ज की जगह हमारा डेप्थ हो चुका है। इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो ये तो था थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे, एस बराबर एन डॉट एफ होता है। यहां पर हमारा एन क्या है आप जानते हो, एन क्या है, चैनल इंडेक्स, एन क्या है, चैनल इंडेक्स, और एफ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह से निकालते हैं हम। तो ये हमारे सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी पे इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा, आपको एम दे दिया, एन दे दिया, एफ दे दिया, फिर पूछ रहा है कि सेंसिटिविटी कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नोट लिखेंगे जो मैं बोलूंगा आपको। सबसे पहले तो आप समझेंगे, मैंने आपको ये बता दिया 3 क्राइटेरिया थे हमारे परफॉर्मेंस को जज करने के। पहला तो क्या था हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा प्रोपोर्शनलिटी, तीसरा सेंसिटिविटी। थोड़ा सा अंतर है सेंसिटिविटी और इसके अंदर, केवल डेप्थ का अंतर है। अब जो हमारी सेंसिटिविटी होती है ना, हम बात करते हैं कौन से आउटलेट की, रिजिड आउटलेट की, मतलब गिब्स आउटलेट। तो रिजिड आउटलेट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी, ऑप्शन मिलेगा 0, 1, 100, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे रिजिड आउटलेट हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बोली जाए, किसकी, रिजिड आउटलेट मतलब गिब्स की। फ्लेक्सिबिलिटी बोलो चाहे सेंसिटिविटी, दोनों की बात करते हैं। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी दोनों ही कितनी होती हैं, 0 होती है। नोट में लिख देंगे कि रिजिड या मॉड्यूलर आउटलेट की फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी कितनी होती है, 0। क्यों होती है 0, समझ में आ रहा होगा भाई। इन आउटलेट के अंदर डिस्चार्ज क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। जब डिस्चार्ज ही आपका कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ही नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो उसकी दर, रेट ऑफ उसकी दर निकलेगी चेंज होने की, दर ही नहीं निकलेगी। जब रेट ऑफ चेंज ही क्या है, 0 है, तो ऊपर वाली टर्म क्या हो गई, 0, 0 में किसी का भाग दोगे तो क्या आएगा भाई, 0 आएगा। तो इसको नोट में लिख देंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि रिजिड आउटलेट या मॉड्यूलर आउटलेट की फ्लेक्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी दोनों ही क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में इस यूनिट के अंदर एक
टॉपिक रह गया, जैसा कि इस यूनिट की हेडिंग थी हमारी कैनाल, इट्स रेगुलेशन एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। तो कैनाल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सीडी वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे 5th यूनिट को। ठीक है, रिवाइज करते रहें, नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियोस को फिर से देखें और जितना बताया है वही सफिशिएंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।